देन आगे चलते हैं। आगे आ गया कि पेशेंट को फॉर एग्जांपल मायोकार्डियल इंफाक्शन हो गई है, तो आप जब उसके हार्ट पे देखोगे, हार्ट को देखोगे, तो आपको कौन कौन सी चेंजेस मिल सकती हैं? आपको हार्ट को देख के कैसे पता चल जाएगा कि इसको एमआई हुआ है या नहीं हुआ? तो पहले जो 4 घंटे होते हैं 0 to 4 आवर्स, उनमें आपको हार्ट को देख के, मीन्स के जिस बंदे को मायोकार्डियल इंफाक्शन हुआ है, अब आपने उसका हार्ट बाहर निकाल रही है, हार्ट को बाहर निकालोगे, आप देखोगे तो आपको ग्रोस, मीन्स के अपनी आंख से कोई खास चेंजिंग पहले 4 आवर्स में नहीं मिलती होती। देन आ गया कि 4 से 24 घंटे, तो 4 से 24 घंटे के दौरान आपका जो हार्ट है उधर आपको अपीयरेंस कैसी मिलेगी? आपको ब्लैक सी डार्क डिस्कलरेशन हो जाएगी हार्ट की। ये क्यों हो रहा है? फॉर एग्जांपल ये आपकी हार्ट की वॉल है, ये मैं कहता हूं कि ये वाला एरिया क्या हुआ है, इस इधर मायोकार्डियल ये वाली जो आर्टरी आ रही थी ना, वो ब्लॉक हो गई है, इधर से ब्लॉक हो गई है। इट मीन्स के ये वाला एरिया सारा क्या हो जाएगा? मर जाएगा, इसकी इन्फेक्शन हो जाएगी। ऐसे ही है कि नहीं है? अब देखो, जब इस एरिया की इन्फेक्शन होगी तो इधर जो इधर वाली सेल्स मरना शुरू हो जाएंगी, जिसको हम क्या कहते हैं? नेक्रोसिस कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये मैं आपका एक कार्डियोमायोसाइट बना लेता हूं, इधर से निकाल के एक सेल मैंने बना लिया जिसको कम ऑक्सीजन मिल रही है। तो आपको पता है सेल के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म होता है, बाकी काफी सारी ऑर्गेनेलीज होती हैं। तो इन सेल्स को जब क्या होता है, कम ऑक्सीजन की सप्लाई मिलती है तो इनकी नेक्रोसिस स्टार्ट हो जाती है। इनके दरमियान में से ये जो न्यूक्लियस है ये डिसअपियर होना शुरू हो जाता है। तो देखो, जब इन सेल्स में से न्यूक्लियस डिसअपियर होगा तो इसको हम कहते होते हैं कोएगुलेटिव नेक्रोसिस। व्हाट इज कोएगुलेटिव नेक्रोसिस? बिकॉज ऑफ डिक्रीज्ड ऑक्सीजन सप्लाई, बिकॉज ऑफ डिक्रीज्ड ऑक्सीजन सप्लाई, सेल्स का मर जाना और उनमें से न्यूक्लियस का डिसअपियर हो जाना, गायब हो जाना, इसको हम क्या कहते होते हैं? कोएगुलेटिव नेक्रोसिस। ठीक है, तो इट मींस के उस पेशेंट में क्या हो जाएगी? कोएगुलेटिव, ये जो इधर वाले सेल्स हैं उनकी क्या हो जाएगी? कोएगुलेटिव नेक्रोसिस हो जाएगी। देन दूसरी चीज जो आपने याद रखनी है, फॉर एग्जांपल ये आपकी जनाब ब्लड वेसल जा रही थी, इधर आ गई जनाब, ब्लॉकेज आ गई, इधर आ गई, तो इधर से आगे जो सारे सेल्स होंगे उनकी क्या स्टार्ट हो जाएगी? कोएगुलेटिव नेक्रोसिस स्टार्ट हो जाएगी, वो मरना स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिल रही। इन्हें जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। तो अब देखो, जब ये वाले सेल्स मरना स्टार्ट हो गया, इनमें से न्यूक्लियस गायब हो गया, तो क्या होगा कि इधर आपके ब्लड के अंदर न्यूट्रोफिल्स होते हैं। तो आप याद रख लो कि जब भी दूसरा क्या कहते हैं, आपके सेल्स मरेंगे तो उधर इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन होगा। इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन का क्या मतलब है? मींस के आपके जो डब्ल्यूबीसीज हैं वो इधर आएंगे। डब्ल्यूबीसीज मैंने आप लोगों को बताया था क्या होते हैं? आपकी बॉडी की आर्मी होती है। तो अब देखो, मुल्क में कोई बंदे, कंट्री में कोई बंदे मर रहे हैं, तो उनको आके आपकी आर्मी देखेगी तो सही है क्यों मरे हैं, इन्हें क्या मसला हुआ है, और उन बंदों को उधर से रिमूव करेगी, खत्म करेगी। तो यही काम होता है। आपकी आर्मी के सेल्स में से सबसे पहले, डब्ल्यूबीसीज में सबसे पहले उधर कौन पहुंचेगा? आपके न्यूट्रोफिल्स पहुंचेंगे। तो ये देखो, इधर क्या आना शुरू हो जाएंगे? न्यूट्रोफिल्स आना शुरू हो जाएंगे इस पेशेंट में। तो ये आप देख सकते हो कि इधर आप क्या पहुंच गए हैं, न्यूट्रोफिल्स आना शुरू हो गए हैं। लेकिन उससे पहले जो चीज आपने याद रखनी है न्यूट्रोफिल्स वाले आने से पहले, वो ये कि जब भी इधर से दूसरा न्यूक्लियस रिमूव हो गया, कोएगुलेटिव नेक्रोसिस हो गई, तो देन आपको जो हार्ट की अपीयरेंस मिलेगी वो क्या मिल जाएगी? आपको डार्क डिस्कलरेशन ऑफ हार्ट मिल जाएगी। आप देख सकते हो कि आपको जहां पे भी चोट लगे वो एरिया क्या हो जाता है? डार्क सा हो जाता है ना। ठीक है, तो इसी तरह ये जब ये वाला जो एरिया है हमारा हार्ट का, इधर भी तो एक किस्म की चोट लग गई है, मींस के उधर ऑक्सीजन की सप्लाई कम हुई, सेल्स मरना स्टार्ट हो गए, तो आपको पेशेंट में क्या मिल जाएगी? 4 to 24 आवर्स में डार्क डिस्कलरेशन ऑफ हार्ट मिल जाएगी। 4 to 24 आवर्स में। ये आपने चाहे लिखना हुआ तो लिख लेना, डार्क डिस्कलरेशन ऑफ स्किन, ओ सॉरी, ये हार्ट है वो मिल जाएगा। देन आगे चलते हैं। तो ये मैंने आप लोगों को बता दिया कि सेल्स के जब इनकी नेक्रोसिस होगी तो इधर से सेल्स से कंटेंट रिलीज होना शुरू हो जाएंगे। तो कंटेंट रिलीज होके कहाँ पे आ जाएंगे? इधर ब्लड में आ जाएंगे ना। तो वही कंटेंट रिलीज होके कहाँ पे आ जाते हैं? आपके ब्लड में आ जाते हैं। देन क्या हो सकती है कि इधर से एडिमा हो सकता है जनाब, हेमरेज हो सकती है, जाहिर सी बात है, इधर से फ्लूइड वगैरह आएगा। ठीक है, इधर से ब्लड सेल्स वगैरह लीक के आ सकते हैं, तो पेशेंट को एडिमा और हेमरेज हो सकती है। देन आगे उसने कहा हुआ है कि जनाब रीपरफ्यूजन इंजरी। व्हाट इज रीपरफ्यूजन इंजरी? मींस के क्या हुआ कि ये पेशेंट का इंफाक्ट हुआ। मैं इसको दोबारा से बनाता हूँ। फॉर एग्जांपल ये थी जनाब ब्लड वेसल थी ना एक, ये आपकी ब्लड वेसल आ गई और इधर एथ्रोमा था, ये इधर करके जनाब सारे वो थ्रोम्बोसाइट्स थे और आगे हमारा ब्लड इन सेल्स को नहीं मिल रहा। ऐसे ही है कि नहीं है? अब क्या हुआ कि आपने इस पेशेंट को ट्रीट किया, आपने पेशेंट का इधर जनाब दूसरा उसको दे दी, फाइब्रिनोलाइसिस करवा दी, या ये वाले जो सेल्स थे थ्रोम्बोसाइट्स को, उसकी ऑब्स्ट्रक्शन को ठीक कर दिया। जब आप उसकी ऑब्स्ट्रक्शन को ठीक करोगे तो देन क्या होगा कि इधर से ब्लड फ्लो
स्टार्ट हो जाएगा। तो ये वाले जो सेल्स मर रहे थे, इधर ब्लड आना अब स्टार्ट हो जाएगा। जब इधर ब्लड आना स्टार्ट होगा तो इधर ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स बनेंगे। ये ब्लड जो आ रहा है इसमें क्या होगी, ऑक्सीजन होगी। तो ये वाली ऑक्सीजन जब इधर इन सेल्स के पास पहुंचेगी तो इधर जो है ना, ये सेल्स नॉर्मली ऑक्सीजन को जब यूज करते हैं तो ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स नहीं बनते होते, लेकिन ये सेल्स बेचारे मर रहे हैं, ठीक है, मर चुके हैं, तो ये इन इस ऑक्सीजन को प्रॉपरली यूज नहीं कर पाएंगे। जब ये इस ऑक्सीजन को प्रॉपरली यूज नहीं कर पाएंगे तो इस पेशेंट में जो होगा ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स बनेंगे। वो ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स का आप सिंपल याद रख लो कि नॉर्मली आपको पता है ऑक्सीजन इस फॉर्म में होती है, लेकिन ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स जो होते हैं वो एक इलेक्ट्रॉन के बुके होते हैं। वो क्या होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन के बुके होते हैं। उनमें आपका हाइड्रोक्साइड आ जाता है, उसके बाद हाइड्रोजन डाइऑक्साइड आ जाता है, उसके बाद आपका सुपर ऑक्साइड आ जाता है। तो ये सारे आ जाते हैं, ये सारे क्या है, एक इलेक्ट्रॉन के बुके हैं। तो इनको जहां से इलेक्ट्रॉन मिलता है ये उधर से ले लेते हैं। इट मीन्स के ये जिससे भी इलेक्ट्रॉन लेंगे वो उस एरिया को डैमेज कर देंगे। ये जो आपके ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स होते हैं, ये जो इस सेल में बन रहे हैं, जो कि सेल डैमेज है, ऑक्सीजन को प्रॉपरली यूज नहीं कर पा रहा, इसमें क्या बनेंगे, ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स बनेंगे। ये जो ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स होंगे ये डैमेजिंग होते हैं। मींस के ये डैमेजिंग कैसे होते हैं कि ये इनको जो सेल मिलता है, जो जगह मिलती है वहां से इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं। तो ये फॉर एग्जांपल इधर एक नॉर्मल सेल पड़ा हुआ है, मैं कहता हूं कि ये सेल नॉर्मल पड़ा हुआ है, इधर बन गया जनाब ये आपका ऑक्सीजन फ्री रेडिकल बन गया। तो ये इसकी मेम्ब्रेन से इलेक्ट्रॉन्स को लेना शुरू कर देता है, चोरी करना शुरू कर देता है उधर से, क्या कहते हैं ना, चोरी कह लो या उनसे छीनना शुरू कर देता है इलेक्ट्रॉन को। और इलेक्ट्रॉन को जब ये छीनेगा तो ये वाला सेल क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। तो इसको हम कहते होते हैं रीपरफ्यूजन इंजरी। व्हाट इज परफ्यूजन, किसी जगह की तरफ जो ब्लड फ्लो होता है उसको हम कहते हैं परफ्यूजन। तो अब इस पेशेंट को आपने क्या किया, रीपरफ्यूज किया, मींस के पहले ऑब्स्ट्रक्शन थी, देन दोबारा उधर ब्लड की क्या की है, बहाली की है। तो इसको हम क्या कहते होते हैं, री परफ्यूजन। मींस के आपने अब उस पेशेंट को दोबारा ब्लड पहुंचाया इन वाले सेल्स को। तो जब रीपरफ्यूजन होगी तो इधर ये वाले सेल जो हैं इनमें जब ऑक्सीजन पहुंचेगी तो ये उस ऑक्सीजन को प्रॉपरली यूज नहीं कर पाएंगे। जब इस ऑक्सीजन को प्रॉपरली यूज नहीं कर पाएंगे तो उधर क्या बनेंगे, ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स बनेंगे। इन्हें हम कहते हैं होते हैं ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स। तो ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन के बुके होते हैं। जब वो इलेक्ट्रॉन के बुके होंगे तो वो दूसरे सेल्स, नॉर्मल सेल से भी इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे। जब वो नॉर्मल सेल से इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे तो साथ वाले सेल्स डैमेज होना शुरू हो जाएंगे। तो इसकी वजह से क्या हुई, रीपरफ्यूजन की वजह से इंजरी हो गई। तो इसको हमने नेम दे दिया रीपरफ्यूजन इंजरी। ये आप काफी जगह पे सुनोगे, ये हमने पैथो में दोबारा डिटेल से इस टॉपिक को पढ़ना है। लेकिन फिलहाल आप जस्ट ये याद रख लो कि जब आप रीपरफ्यूजन उस पेशेंट की करते हो तो क्या होने के चांसेस होते हैं, रीपरफ्यूजन इंजरी होने के चांसेस होते हैं बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स। ठीक हो गया जी। देन आगे चलते हैं। आगे आ गया कि फॉर एग्जांपल ये आपका सेल एक मर रहा था ना, ठीक है, ये आपका सेल था, ये मर रहा था, इसका न्यूक्लियस वगैरह सारा रिमूव हुआ पड़ा था, न्यूक्लियस इसमें नहीं था, इसकी कोएगुलेटिव नेक्रोसिस हो गई थी। लेकिन क्या हुआ कि अब आपने इधर से ऑक्सीजन की बहाली कर दी है, तो अब इधर ऑक्सीजन आना शुरू हो जाएगी। ऑक्सीजन आएगी, साथ में क्या आएगा, आपका कैल्शियम भी आएगा ना ब्लड से। ऐसे ही है ना कि इधर से ब्लड में कैल्शियम भी होता है, तो वो कैल्शियम भी आएगा। तो वो कैल्शियम कहाँ पे इंटर कर जाएगा, आपके सेल्स के अंदर इंटर कर जाएगा। तो आपको पता है जब भी आपके सेल के अंदर कैल्शियम बढ़ता होता है तो सेल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं या रिलैक्स करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। तो ये वाले सेल्स क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगे। ये वाले सेल्स जो थोड़ी बहुत फाइबर से बची हुई होंगी वो क्या कर जाएंगी, कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगी। वो क्या कर जाएंगी, कॉन्ट्रैक्ट। तो आपको कॉन्ट्रैक्शन बैंड्स मिल जाएंगे। इसको हम कहते हैं बिकॉज ऑफ इंक्रीज्ड कैल्शियम इनफ्लक्स। ये देखो जो इंक्रीज्ड कैल्शियम आया है रीपरफ्यूजन वाले सेल्स में, उसकी वजह से क्या हो जाती है, हाइपर कॉन्ट्रैक्शन हो जाती है। किनकी, मायोफिब्रिल्स की, मींस के जो इधर फाइबर्स पड़े थे एक्टिन मायोसिन वगैरह, उनकी क्या हो जाती है, हाइपर कॉन्ट्रैक्शन हो जाती है। तो ये वाले सेल्स जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो आपको क्या मिल जाती हैं, डार्क इयोसिनोफिलिक स्ट्राइप्स। व्हाट आर डार्क इयोसिनोफिलिक स्ट्राइप्स, डार्क मींस के डार्क होगा कलर, इयोसिनोफिलिक मींस के वो जो डार्क पिंक कलर की होगी। और ये वाले जो फॉर एग्जांपल इधर फाइबर्स कॉन्ट्रैक्ट किए हुए हैं ना, वो क्या होंगे कि वो इस तरह, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि ये एक सेल है और इसमें ये इस तरह करके ये जो फाइबर्स है ना ये कॉन्ट्रैक्ट किए हुए हैं। तो इनको जब आप किसके नीचे देखोगे, माइक्रोस्कोप के नीचे देखोगे तो आपको वो अपीयर करेंगे, पिंक सा कलर उनका अपीयर करेगा और इस तरह लाइनें भी अपीयर करेंगी, जिसको हम कह देते होते हैं डार्क इयोसिनोफिलिक स्ट्राइप्स मिल जाएंगी उस पेशेंट में। ये सारी चीजें कब हुई, चाहे रीपरफ्यूजन इंजरी हो, वो कब हुई,
बिकॉज ऑफ जब आपने ऑक्सीजन दोबारा उन सेल्स को प्रोवाइड की। और ये दूसरा डार्क इयोसिनोफिलिक स्ट्राइप्स भी आपको कब मिल रही हैं, जब उधर ऑक्सीजन की, कैल्शियम गया और वो वाले मसल सारे कॉन्ट्रैक्ट किए, तो आपको डार्क इयोसिनोफिलिक स्ट्राइप्स मिल गई। तो ये था आपका। अब देखो और जो चीजें इस पेशेंट में, ये तो हमने देख लिया ना कि शुरू में कौन सा हमें नजर आएगा, 0 to 4 आवर्स में तो कुछ भी नजर नहीं आता होता, लेकिन 4 to 24 आवर्स में आपको क्या मिल जाता है, वो ब्लैक सा डार्क डिस्कलरेशन ऑफ हर्ट मिल जाती है। देन आगे कि इस पेशेंट में देन हमने ये देख लिया कि अगर हम दोबारा उधर ब्लड फ्लो प्रोवाइड करेंगे तो कौन सी कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं। देन आगे कि आपने ब्लड फ्लो प्रोवाइड नहीं किया, मींस के ये वाली जो आर्टरी ब्लॉक ही रही, वो सारा प्रॉब्लम रहा, तो उस पेशेंट को क्या प्रॉब्लम हो सकती है, तो उस पेशेंट को जनाब वेंटिकुलर एरिथमियाज हो सकते हैं। वेंटिकुलर एरिथमियाज का क्या मतलब है, फॉर एग्जांपल ये आपका हार्ट है, ये आपका लेफ्ट वेंटिकल है, तो ये वेंटिकल प्रॉपर्ली कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा। आपको पता है कि आपका करंट कहां से आ रहा था, ऐसे नोड से करंट कहां पे आता होता था, एवी नोड में, एंड देन एवी नोड से जाके जनाब बंडल ऑफ हीज पर कंजी फाइबर्स वगैरह के थ्रू सारा इधर फैल जाता होता था, आपके हार्ट को सप्लाई हो जाता था। और उसके फैलने के लिए क्या था कि सेल टू सेल जा रहा था ना, फॉर एग्जांपल ये एक सेल होता था, इनके दरमियान में इस तरह गैप जंक्शन होता है, जिसके जरिए क्या है कि करंट इस तरह पास करता है, ठीक है। लेकिन इधर तो सेल्स मरे पड़े हैं लेफ्ट वेंटिकल में, जिस बंदे में मायोकार्डियल इंफार्क्शन हुआ है उधर तो सेल्स मरे पड़े हैं, वो नॉर्मली काम नहीं कर सकेंगे, तो नॉर्मली इधर से करंट पास हो सकेगा सेल टू सेल, तो नॉर्मली करंट पास नहीं हो सकेगा फ्रॉम सेल टू सेल, तो इसी को ही तो कहते हैं एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इन द हार्ट, उसको हम कह देते हैं एरिथमिया। और ये एरिथमियाज कहां पे हो रहे हैं, आपके लेफ्ट वेंटिकल में, तो उसको उसने क्या नेम दे दिया, लेफ्ट वेंटिकुलर एरिथमियाज, उसने इसको नेम दे दिया। मेनली हो रहा होता है वेंटिकुलर टैकीकार्डिया और वेंटिकुलर फिब्रिलेशन हो रहे होते हैं, ये हमने कल या परसों वाले लेक्चर में एरिथमियाज को डिटेल से पढ़ना है। फिलहाल आप एरिथमियाज का जस्ट याद रख लो कि एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इन द हार्ट को हम कहते हैं एरिथमिया। वो मैंने आप लोगों को बता दिया कि मायोकार्डियल इंफार्क्शन वाले बंदे में क्यों होगी, और ये कहां पे हो रही है, वेंटिकल्स में हो रही है, और इसी वजह से इसको हमने कह दिया वेंटिकुलर एरिथमिया। एंड दिस इज मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ सडन डेथ इन दीज पेशेंट्स, मींस के जो मायोकार्डियल इंफार्क्शन वाले बंदे में बंदा अचानक से विद इन फर्स्ट आवर ही मर जाता होता है, पहले घंटे में ही मर जाता होता है, चेस्ट पेन के साथ वो मर गया, ठीक है। तो वो क्यों होता है, बिकॉज ऑफ दीज वेंटिकुलर एरिथमियाज होता है। इट मींस के अगर आप बंदे के वेंटिकुलर एरिथमियाज को विद इन फर्स्ट आवर आप ठीक कर लो, तो वो पेशेंट नहीं मरेगा, वो बच सकता है। देन आ गया कि और क्या हो सकता है उस पेशेंट में, उस पेशेंट को जनाब हार्ट फेलियर हो सकती है, जिस बंदे को मायोकार्डियल इंफार्क्शन हुई है। तो हार्ट फेलियर क्यों होगी, जाहिर सी बात है, ये जो सेल्स हैं इन बेचारों को, ये जो सेल्स हैं लेफ्ट वेंटिकल के, इनको कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए क्या चाहिए था, ऑक्सीजन चाहिए थी ना, और एनर्जी चाहिए थी, ऑक्सीजन चाहिए थी। लेकिन जब क्या हुआ है कि ऑक्सीजन ब्लॉक हो गया, इधर से ऑक्सीजन प्रॉपरली जा ही नहीं सक रही, इन सेल्स को मिल ही नहीं सक रही, तो ये प्रॉपर काम कर सकेंगे, नहीं कर सकेंगे। जब ये प्रॉपर काम नहीं कर सकेंगे तो जाहिर सी बात है आपका वेंटिकल कॉन्ट्रैक्ट कर सकेगा, नहीं कर सकेगा। तो इसी को ही तो कहते हैं कि आपका लेफ्ट वेंटिकल जब आपका हार्ट कॉन्ट्रैक्ट ना कर रहा हो तो उसको हम क्या कह देते हैं, हार्ट फेलियर, उसको हम क्या कह देते हैं, हार्ट फेलियर। तो इस पेशेंट को क्या हो जाएगा, हार्ट फेलियर हो जाएगा। हार्ट फेलियर भी आगे डेथ काज करवा सकता है ना, जाहिर सी बात है, आपका वेंटिकल कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं करेगा, ना एओर्टा में ब्लड जाएगा, ना आपकी पूरी बॉडी को ब्लड मिलेगा, और आप मर जाओगे। आप नहीं मरोगे, मींस के जो पेशेंट है वो मर जाएगा। तो ये दूसरी काज आ गई कि हार्ट फेलियर की वजह से भी वो बंदा मर सकता है। लेकिन इधर जो एमसीक्यूज आता है वो ये आता है कि फॉर एग्जांपल ये आपकी एक कोरोनरी आर्टरी थी, इधर से मैंने क्या किया कि पूरा ब्लड फ्लो को ब्लॉक कर दिया, तो इधर जो सेल्स होंगे वो कितनी देर में कॉन्ट्रैक्ट करना छोड़ देंगे, मींस के ये जो लॉस ऑफ ऑक्सीजन की ब्लड की सप्लाई हुई है, इसकी कितनी देर में ये वाले सेल्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करना छोड़ देंगे, तो वो होता है विद इन 60 सेकेंड्स। 60 सेकेंड्स तक जब आप इनको फॉर एग्जांपल 60 सेकेंड्स तक इनको अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी ना, तो ये कॉन्ट्रैक्ट करना छोड़ देंगे। अब एक बंदे ने कहा है कि विद इन 20 मिनट्स, तो अल्लाह दे बंदे हो 20 मिनट्स में वो मर जाएंगे। 60 सेकेंड्स तक वो जिंदा जिंदा तो हैं, ठीक है, 20 मिनट्स तक वो जिंदा रहेंगे, लेकिन जो काम उन्होंने करना छोड़ देना, जो कॉन्ट्रैक्शन छोड़ देनी है, वो विद इन 60 सेकेंड्स ही। 60 मीन्स के ये वाले जो सेल्स हैं इन्हें 60 सेकेंड ऑक्सीजन नहीं मिली, तो इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट करना छोड़ देना है, देन ये मजीद कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप ऑक्सीजन उनको 20 मिनट तक नहीं मिलती, मोर देन 20 मिनट्स नहीं मिलेगी, तो देन वो मर जाते होते हैं, इन्फेक्शन तब स्टार्ट होती है। लेकिन ये जो काम करना छोड़ देते थे वो विद इन 60 सेकेंड ही छोड़ देते होते हैं। अच्छा आप देखो, आपके सेल्स को ऑक्सीजन नहीं मिल रही तो वो काम नहीं कर रहे, ना वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। जब वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे तो वो इधर से जनाब उस पेशेंट को क्या हो जाएगा, कार्डियोजेनिक शोक। व्हाट इज कार्डियोजेनिक शोक?
इसका मतलब है कि पेशेंट का जनाब ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल है ये काम ही नहीं कर रहा, काम नहीं कर रहा, तो इधर ब्लड को भेज सकेगा? नहीं भेज सकेगा। तो अब आप लोग बताओ कि इस पेशेंट को जो ब्लड प्रेशर होगा वो नॉर्मल होगा या बहुत ज्यादा कम हो गया होगा? तो जाहिर सी बात है, इस पेशेंट का जब मोटर आपकी काम ही नहीं कर रही तो पाइप में प्रेशर कहां से आएगा? तो इस पेशेंट का ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा लो हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हो सकता है आपको 60/20 मिल जाए, ठीक है? तो इतना लो हो सकता है। क्यों लो हो गया? क्योंकि आपका लेफ्ट वेंट्रिकल काम ही नहीं कर रहा। तो इसको हम कहते होते हैं शोक, सडन ड्रॉप इन बीपी। इसको हम क्या कहते होते हैं? शोक, सडन ड्रॉप इन बीपी, जिसकी वजह से आपके जो वाइटल ऑर्गन्स हैं उनको ब्लड ना मिल सके, उसको हम क्या कहते देते हैं? शोक। और वो सडन ड्रॉप इन बीपी जो कि बिकॉज ऑफ योर हार्ट हो, हार्ट में कोई प्रॉब्लम आने की वजह से हो, उसको हम क्या देते हैं? कार्डियोजेनिक शोक। मींस के ये जो सडन बीपी का सडन ड्रॉप हो रहा है वो हार्ट के किसी पंगे की वजह से हो रहा है, तो इसको हम क्या देते हैं? कार्डियोजेनिक शोक। ये भी हमने आगे डिटेल से पढ़ना है इस सारी चीज को। तो ये आ गया हमारा कार्डियोजेनिक शॉक का कंसेप्ट इस पेशेंट को। तो ये सारी प्रॉब्लम्स थी, एरिथमियाज हो सकते हैं, हार्ट फेलियर हो सकती है, और कार्डियोजेनिक शॉक हो सकता है विद इन फर्स्ट 24 आवर्स। तो आपने पहले 24 आवर्स में इन सारी चीजों को ध्यान में रखना होता है। देन आ गया आगे, आगे आ गया कि फॉर एग्जाम्पल 24 घंटे गुजर गए हैं, तो 24 घंटों के बाद उसका आपको हार्ट कैसा दिखाई देगा और उसमें क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, आपको क्या कौन सी चेंजेस मिल सकती हैं। तो मैंने आपको बताया था कि जब क्या है कि आपके 24 आवर्स गुजर जाएंगे, फॉर एग्जाम्पल ये आपकी ब्लड वेसल है, ये इधर से ब्लॉक हुई पड़ी है, और ये वाला जो सेल्स है ना, इन बेचारों को ऑक्सीजन नहीं मिल रही, इधर से न्यूक्लियस रिमूव हुआ पड़ा है, इधर से जनाब ऑक्सीजन नहीं आ रही, ब्लड नहीं आ पा रहा। तो आफ्टर 24 आवर्स इधर क्या आना शुरू हो जाएंगे? न्यूट्रोफिल्स आना शुरू हो जाएंगे, आपकी आर्मी आना शुरू हो जाएगी। ये जो सेल्स मरे पड़े हैं ना, इनको आके देखेगी, जहां पे कोएगुलेटिव नेक्रोसिस हुई पड़ी है इनको आके देखेगी, तो सबसे पहले आपकी आर्मी के कौन से सेल्स आएंगे? न्यूट्रोफिल्स। तो फर्स्ट टू थर्ड डे तक आपके सेल्स कौन से आ रहे होते हैं? न्यूट्रोफिल्स आ रहे होते हैं। तो देखो, जब न्यूट्रोफिल्स WBCs का फ्रॉम इंट्रावेस्कुलर स्पेस इनटू एक्स्ट्रा वेस्कुलर स्पेस आना, ठीक है, और साथ में इनके थोड़ा बहुत फ्लूइड वगैरह भी, बहुत सारी चीजें, प्रोटीन्स वगैरह भी आना, इसको हम क्या कहते देते हैं? इन्फ्लेमेशन। इसको हम क्या कहते देते हैं? इन्फ्लेमेशन। तो ये क्या हो गया है, इस पेशेंट को अब क्या हो जाएगी? इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, मायोकार्डियम में क्या हो जाएगी? इन्फ्लेमेशन हो जाएगी। तो यही है कि इस पेशेंट में एक तो वो जो नेक्रोसिस थी वो मजीद बढ़ जाएगी ना, सारे सेल्स मर रहे हैं, सारा प्रॉब्लम हो रहा है, तो एक तो नेक्रोसिस आपकी मजीद बढ़ जाएगी। देन क्या है कि उस पेशेंट का जो टिश्यू सराउंडिंग इन्फार्क्ट है उधर क्या हो जाएगी? एक्यूट इन्फ्लेमेशन। टिश्यू सराउंडिंग इन्फार्क्ट मींस के ये वाला एरिया इन्फाक्टेड है, ये वाला सारा एरिया, और ये वाला टिश्यू जो है वो बिल्कुल ठीक है। तो जाहिर सी बात है, अब इधर भी क्या है कि न्यूट्रोफिल्स आना शुरू हो गया ना, इधर तो ब्लड सप्लाई है, तो वो कह रहा है कि टिश्यू सराउंडिंग इन्फार्क्ट मींस के ये वाला जो टिश्यू है उधर क्या हो जाएगी? एक्यूट इन्फ्लेमेशन हो जाएगी। किसकी वजह से इन्फ्लेमेशन हुई है? न्यूट्रोफिल्स की वजह से। तो यही आपने याद रखना है कि फर्स्ट टू थर्ड डे में कौन आ रहे होते हैं? आपके न्यूट्रोफिल्स आ रहे होते हैं। अच्छा जी, अब हमें ये तो पता चल गया कि इन्फ्लेमेशन हो रही है, सारा पंगा हो रहा है, लेकिन इसकी वजह से आपकी जो आपका जो हार्ट होता है, मैंने आप लोगों को 3 लेयर्स बताएंगी, 3 लेयर्स बताई थी आपका। फॉर एग्जांपल ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, तो आपकी जो सबसे अंदर वाली लेयर होती थी उसको हम क्या कह देते थे? एंडोकार्डियम। लेफ्ट हार्ट की जो सबसे अंदर वाली लेयर होती है उसको हम कहते हैं एंडोकार्डियम। देन उससे बाहर जो मस्कुलर है उसको हम कहते हैं मायोकार्डियम, एंड देन इससे बाहर जो होती है उसको हम कहते हैं एपिकार्डियम। एंड देन एपिकार्डियम के बाद इधर दरमियान में स्पेस होती है, और बाहर क्या होती है? आपकी पेरिकार्डियम होती है। ऐसे ही है कि नहीं है? तो अब देखो, इधर ये वाला एरिया क्या हुआ पड़ा है? नेक्रोज हुआ पड़ा है, इधर सारी इन्फेक्शन हुई पड़ी है, इधर आपके न्यूट्रोफिल्स आए हुए हैं, ठीक हो गया जी। तो अब ये वाले जो न्यूट्रोफिल्स हैं ये आगे इस आपकी पेरिकार्डियम तक भी तो आ सकते हैं ना। तो यही तो, जब इसकी पेरिकार्डियम की तरफ आएंगे तो इसकी भी तो इन्फ्लेमेशन करवा सकते हैं। तो पेरिकार्डियम की इन्फ्लेमेशन को हम क्या कह देंगे? पेरिकार्डाइटिस कह देंगे ना। आपको पता है जिसकी भी इन्फ्लेमेशन है उसके लास्ट पे आइटस लगा देते हैं। तो इस पेशेंट को क्या हो सकती है? पेरिकार्डाइटिस हो सकती है। तो वो आपके पास दोबारा बड़ी चेस्ट पेन के साथ, फ्रिक्शन रब के साथ प्रेजेंट कर सकता है। ये हमने ये भी डिटेल से पढ़ना है, आगे हमारा टॉपिक है ये पेरिकार्डाइटिस वाला। फिलहाल आप जस्ट ये याद रख लो कि ये जो इधर न्यूट्रोफिल्स आए हैं ये पेरिकार्डियम की इन्फ्लेमेशन करवा सकते हैं, जिसे हम पेरिकार्डाइटिस कहते हैं। कौन सी पेरिकार्डाइटिस? फाइब्रीनस पेरिकार्डाइटिस। फाइब्रीनस पेरिकार्डाइटिस क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इधर से जो है ना फाइब्रिन आपकी जो प्रोटीन है वो भी लीक हो के आना शुरू हो जाएगी। तो जाहिर सी बात है आपको हार्ट की सरफेस पे फाइब्रिन मिल जाएगा, न्यूट्रोफिल्स वगैरह ये सारी चीजें आई हुई होंगी, ठीक है। तो इनकी वजह से पेशेंट को क्या हो जाएगा? फाइब्रिनस पेरिकार्डाइटिस हो जाएगा।
इसको हम कहेंगे पोस्ट इन्फाक्शन, मींस के इन्फाक्शन के बाद पेशेंट को क्या हुआ है, पेरिकार्डाइटिस हुआ है, तो उसको हम कह देंगे पोस्ट इन्फाक्शन फाइब्रिनस पेरिकार्डाइटिस। तो ये आपने मस्ट याद रख लेना है कि फर्स्ट टू थर्ड डे क्या काम हो रहा है। देन आ गया कि थर्ड डे के बाद क्या प्रॉब्लम होगी। तो ये देखो, अब मैंने आप लोगों को बता दिया कि न्यूट्रोफिल्स आएंगे, न्यूट्रोफिल्स के साथ अब आपको पता है, नॉर्मली आप को पता है कि जब भी कोई जानवर वगैरह मर जाता है तो पहले कोई चीलें वगैरह आती हैं, देन कव्वे आते होते हैं, ऐसे ही है कि नहीं है। तो ये समझो न्यूट्रोफिल्स जो थे वो चीलें आती होती है ना पहले, तो ये फर्स्ट और थर्ड डे में वो आ गई मरे हुए जगह पे। देन आएंगे आपके कव्वे, कव्वों को हम क्या कहते होते हैं, मैक्रोफेजिज। तो ये क्रो वाला वर्ड बन रहा है ना, क्रो, तो इस तरह आप याद रख सकते हो कि देन आपके कौन से आएंगे जनाब, मैक्रोफेजिज आएंगे उसी एरिया पे। तो इधर अब कौन आना शुरू हो गया उस एरिया में, मैक्रोफेजिस, जो एरिया ऑफ नेक्रोसिस है उधर अब कौन आना शुरू हो जाएंगे, मैक्रोफेजिस आना शुरू हो जाएंगे। तो वही थर्ड 3 से लेके 14 दिन तक आपके मैक्रोफेजिस का उधर राज होगा। ठीक है। तो अब देखो, जब मैक्रोफेजिस का उधर राज होगा तो ये मैक्रोफेजिस क्या करते हैं, कव्वे आपको पता है कि उस चीज को खाना शुरू कर देंगे, जो एरिया डैमेज होगा कव्वे क्या करते होते हैं, उस एरिया को खाने लग जाते हैं ना, उस जानवर को खाने लग जाते हैं जो मरा हुआ होता है। तो वही करेंगे, ये जो मैक्रोफेजिस हैं जो आपका नेक्रोज्ड एरिया है उसको खाना शुरू कर देंगे। तो अब देखो फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं ये आपका हार्ट है, ठीक है जी, ये अब ये वाला एरिया डैमेज था, ये वाला आपका सेप्टल एरिया, फॉर एग्जांपल ये आपका राइट वेंट्रिकल आ गया, ये लेफ्ट वेंट्रिकल आ गया, मैं कहता हूँ ये एरिया डैमेज था, तो इधर मैक्रोफेजिस आएंगे कि नहीं आएंगे, वो इसको खा जाएंगे ना, क्योंकि ये वाला एरिया नेक्रोज्ड है, डैमेज है। तो वो जब इसको खाएंगे तो आप लोग खुद समझदार हो कि ये वाला एरिया इधर से खत्म हो जाएगा, तो इधर से खत्म हो गया तो इसको हम मैं कह सकता हूँ वेंटिकुलर सेप्टल डिफेक्ट हो जाएगा पेशेंट को, और ब्लड जो है फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल इनटू कहाँ जाना शुरू हो जाएगा, राइट वेंट्रिकल जाना शुरू हो जाएगा। देन और क्या प्रॉब्लम हो सकती है, तो ये आप देख सकते हो। देन आगे कि अगर फॉर एग्जांपल ये वाला एरिया डैमेज था, आपका लेटरल वॉल डैमेज थी, तो जाहिर सी बात है इस पे इसको भी तो वो खा सकते हैं। जब देखो इसको खाएंगे तो आपका हार्ट का फ्री वॉल रप्चर हो जाएगा, इधर से हार्ट की वॉल क्या हो जाएगी, रप्चर हो जाएगी, तो इधर से ब्लड बाहर आना शुरू हो जाएगा। जब बाहर आना शुरू हो जाएगा तो आपको पता है हार्ट को कौन कवर कर रहा होता है, पेरिकार्डियम कवर कर रही होती है, तो आपका सारा ब्लड इस स्पेस में आ जाएगा। जब इस स्पेस में आएगा तो उसको हम नेम देते होते हैं कार्डियक टेम्पोनेट, तो पेशेंट को क्या हो जाएगा, कार्डियक टेम्पोनेट हो सकता है। देन आगे चलते हैं, आगे आ गया कि फॉर एग्जांपल आपको पता है आपका जो लेफ्ट वेंट्रिकल था, इधर इस तरह करके लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, इन दोनों के दरमियान एक वोल्व होता है जिसको हम क्या कहते हैं, माइट्रल वोल्व कहते हैं। माइट्रल वोल्व के इस तरह करके जनाब लीफलेट्स होते हैं, ऐसे ही है कि नहीं है। और ये जो लीफलेट्स होते हैं इस तरह करके हमारे पास कोर्डियाई टेंडिनाई होते हैं जिनके साथ वो लटके हुए होते हैं, और कोर्डियाई टेंडिनाई को किसने पकड़ा हुआ होता है, इधर पेपलरी मसल्स ने, ऐसे ही है कि नहीं है। इसी तरह हमारी ये जो लेटरल साइड है इधर भी ये कोर्डियाई टेंडिनाई आगे, एंड देन क्या आगे आपके पेपलरी मसल्स आगे। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये कोर्डियाई टेंडिनाई क्या होते हैं, यार ये जो सारा स्ट्रक्चर है ये समझो वॉल्व के लीफलेट्स को पकड़ के रखने के लिए है, कोर्डियाई टेंडिनाई टेंडन से होंगे और ये जो है पेपलरी मसल्स के मसल्स हैं, सिंपल सी बात है, ठीक हो गया। देन आगे चलते हैं, अब जाहिर सी बात है ये पेपलरी मसल्स हैं, इन्हें जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए ना, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि ये वाला हमारा जो पोस्टीरोमेडियल है इसको हमने कौन सा कहा था, पोस्टीरोमेडियल पेपलरी मसल, और ये वाला जो मसल था इसको हमने क्या कहा था, एंटीरो लेटरल पेपलरी मसल। अब मैं क्या कहता हूं कि ये जो आपका पोस्टीरोमेडियल पेपलरी मसल है ये वाला एरिया डैमेज था, मैक्रोफेजिस इसको खाएंगे या नहीं खाएंगे, ये वाला एरिया नेक्रोज था, तो जाहिर सी बात है इसको खाएंगे तो इसका भी रप्चर हो सकता है ना। तो ये आप देख सकते हो कि आपका जो पेपलरी मसल है उसका रप्चर हो गया, तो ये दरमियान में अब इसने इसको पकड़ के नहीं रखा हुआ माइट्रल लीफलेट्स को, तो अब ये जो माइट्रल लीफलेट होगा इसकी क्या हो जाएगी, ये ऊपर चला जाएगा ना, क्योंकि इसको तो आप पकड़ने वाली कोई चीज ही नहीं है। तो देखो जब ये ऊपर चला गया तो ये आप दरमियान में रास्ता जो है वो ओपन हो गया। तो आपको पता है जब वॉल्व प्रॉपरली बंद ना हो तो उसको हम कहते हैं रीगर्गिटेशन। कौन सा वाल्व प्रॉपरली बंद नहीं हो रहा, माइट्रल वॉल्व, तो इस पेशेंट को हम क्या कह देंगे कि पेशेंट को माइट्रल रीगर्गिटेशन हो सकती है, ठीक हो गया जी। तो ये आ गया माइट्रल रीगर्गिटेशन का चक्कर। तो मींस के जब आपके मैक्रोफेजिस आए तो सारी चीजें आपकी खराब मैं ना मैं कहूँ रप्चर होना शुरू होगी, सारी चीजें क्या होना शुरू हो जाए, रप्चर होना शुरू होगी। जो भी एरिया डैमेज था उसको उसने खाया तो वो रप्चर हो गया। अब मैं कहता हूं कि सबसे पहले आपका कौन सा एरिया फ्री वॉल, मींस के ये वाली वॉल रप्चर हुई तो उसकी वजह से आपको क्या हो सकता है, कार्डियक टेम्पोनेट हो सकता है, मैंने ये आप लोगों को दिखा दिया। देन मैं कहता हूं कि आपका ये जो पेपलरी मसल था वो रप्चर हो गया, तो पेपलरी मसल रप्चर हो तो पेशेंट को क्या हो सकता है, माइट्रल रीगर्गिटेशन हो सकती है। अच्छा
देन एक और चीज जो मैं आप लोगों को पेपल्री मसल के बारे में बताना चाहता हूँ, पेपल्री मसल जो रप्चर होगा वो मोस्टली पोस्टीरोमेडियल पेपल्री मसल रप्चर होगा। पोस्टीरोमेडियल पेपल्री मसल क्यों रप्चर होगा? क्योंकि इसको सिर्फ एक ब्लड सप्लाई होती है। ये मैंने आप लोगों को एनाटॉमी वाले लेक्चर में पढ़ाया था। पोस्टीरियोमेडियल पेपल्री मसल को कौन सप्लाई कर रहा होता है? आपकी पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी सप्लाई कर रही होती है, जबकि आपका जो एंटीरोलैटरल पेपल्री मसल है इसको लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग भी सप्लाई कर रही है और लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स भी सप्लाई कर रही होती है। ठीक हो गया? तो अब आप देख सकते हो कि ये जो हमारा एंटीरोलैटरल पेपल्री मसल है इसको दो सप्लाईज हैं, इसको दो सप्लाईज हैं। इट मींस के अगर एक आर्टरी ब्लॉक भी हो जाती है, ठीक है, तो एक आर्टरी अगर फॉर एग्जांपल ब्लॉक भी हो जाती है तो दूसरी से उसको सप्लाई मिलती रहेगी। लेकिन ये जो हमारा पोस्टीरोमेडियल पेपल्री मसल है इसको सिर्फ एक ही आर्टरी सप्लाई कर रही है, तो ये अगर ब्लॉक हो जाएगी तो उसके इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा है ना पोस्टीरोमेडियल के। तो यही है कि यही एमसीक्यूज आता है कि अगर कौन से मसल के रप्चर के चांसेस ज्यादा होते हैं, तो पोस्टीरोमेडियल पेपल्री मसल के रप्चर के चांस रप्चरिंग के चांसेस ज्यादा हैं, क्योंकि इसको पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी सप्लाई कर रही होती है, सिर्फ एक आर्टरी सप्लाई कर रही होती है, जबकि एंटीरोलैटरल की डुअल सप्लाई होती है। तो ये आ गया इंटरवेंटिकुलर सेप्टल। अगर क्या हो फॉर एग्जांपल आपका इंटरवेंटिकुलर सेप्टल ये वाला एरिया डैमेज था, तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा? इंटरवेंटिकुलर सेप्टल रप्चर हो जाएगा बिकॉज ऑफ मैक्रोफेज मेडिएटेड स्ट्रक्चरल डिग्रेडेशन, जिसकी वजह से क्या हो सकता है? लेफ्ट टू राइट शंट हो सकता है। तो ये लेफ्ट से राइट आपका ब्लड जा रहा है। ठीक हो गया जी? देन आ गया कि और क्या उस पेशेंट में प्रॉब्लम हो सकती है, और है लेफ्ट वेंट्रिकल की एन्यूरिज्म। लेफ्ट वेंट्रिकल की एन्यूरिज्म इधर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, सूडो एन्यूरिज्म। ये इधर कहाँ गया? ये आ गया। तो ये आप देख सकते हो कि लेफ्ट वेंट्रिकल की सूडो एन्यूरिज्म का क्या मतलब है? एक होती है एन्यूरिज्म, एक होती है सूडो एन्यूरिज्म। जो एन्यूरिज्म होगी ना उसमें आपकी सारी लेयर ही पीछे डायलेट होगी। फॉर एग्जांपल ये मैं बनाता हूँ, ये एक दो तीन, ठीक है, इसी तरह एक दो तीन, ये कोई भी चीज है, कोई भी ब्लड वेसल है या कोई भी चीज है, उसकी ये तीन तीन लेयर्स हैं दोनों साइड पे। ठीक हो गया? अब मैं कहता हूं कि इस पेशेंट को क्या होगी? एन्यूरिज्म। तो जिस पेशेंट में एन्यूरिज्म होगी ना, ये इस तरह करके चक्कर हो जाएगा, तीनों लेयर्स इस तरह डायलेट हो जाएंगी। इसको हम क्या कहते होते हैं? एन्यूरिज्म। तो ये आप देख सकते हो कि तीनों लेयर्स बाहर की तरफ क्या हुई है? डायलेट हुई पड़ी है, क्या हुई है? इनकी डायलेशन हो गई है। इसको हम कह देते हैं एन्यूरिज्म। लेकिन सूडो एन्यूरिज्म में क्या होता है कि सिर्फ आपकी एक लेयर ही डायलेट होती है, तीन लेयर्स नहीं डायलेट होंगी। फॉर एग्जांपल इस पेशेंट में क्या हो कि ये जनाब आपकी एक इधर जो है लेयर्स, ये आपकी एक लेयर ठीक है, दूसरी लेयर ठीक है, लेकिन जो एक लेयर है इधर से ब्लड जाए और वो जो एक लेयर है उसका इस तरह करके डायलेशन करवा दे, तो इसको हम क्या कह देंगे? सूडो एन्यूरिज्म, क्योंकि इसमें तीनों लेयर्स इन्वॉल्व नहीं है। तो इसमें क्या हो रहा होता है? ये जो सूडो एन्यूरिज्म है, हमारा जो हार्ट है इसमें जो सूडो एन्यूरिज्म है, तो ये आप देख सकते हो कि सिर्फ जो होगी ना पेरिकार्डियम, अंदर वाली एंडो भी उधर ही है, मायो भी उधर ही है, लेकिन जो पेरिकार्डियम है उसमें इस तरह करके ब्लड गया हुआ होगा और उसकी इस तरह डायलेशन हुई पड़ी होगी। तो ये आप देख सकते हो कि पेशेंट को क्या हुई पड़ी है? सूडो एन्यूरिज्म हुई पड़ी है। तो ये जो पेशेंट होगा उसमें सूडो एन्यूरिज्म होने के भी चांसेस बढ़ जाएंगे। तो सूडो एन्यूरिज्म हमने देख लिया। जो ट्रू एन्यूरिज्म होती है उसमें सारी लेयर की डायलेशन हो रही थी, लेकिन जो सूडो एन्यूरिज्म थे उसमें सिर्फ एक लेयर की पेरिकार्डियम की सिर्फ इन्वॉल्वमेंट हो रही थी और उसकी आगे डायलेशन हो रही थी। तो लेफ्ट वेंट्रिकल की क्या हो सकती है? सूडो एन्यूरिज्म हो सकती है। देन आपको पता है सिर्फ एक लेयर की डायलेशन हो रही थी, इस तरह करके सिर्फ एक लेयर की डायलेशन हो रही थी और उसमें इस तरह ब्लड भरा हुआ था, तो इसके रप्चर होने के चांसेस ज्यादा हैं, या जो तीनों लेयर की इस तरह करके डायलेशन हो रही थी इसके रप्चर होने के चांसेस ज्यादा है? तो ये जो सिर्फ एक लेयर है इसके रप्चर होने के चांसेस ज्यादा है। तो यही कि इसका क्या है कि रप्चरिंग के चांसेस ज्यादा होते हैं। जारी सी बात है, इधर से अगर रप्चर हो जाएगा तो सारा ब्लड बाहर आ जाएगा, ब्लीडिंग काफी ज्यादा हो जाएगी और पेशेंट की जो कंडीशन है वो बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी। तो ये हमने देख लिया कि थर्ड टू 14 डे क्या हो रहा था, लेकिन इसमें कुछ और चेंजेस आ रही होती हैं। और क्या चेंजेस आ रही होती हैं? तीसरे से लेके 7वें दिन तक तो ये खाने वाला काम करेगा, लेकिन उसके बाद बनाने वाला काम भी करेगा। जो कव्वे थे वो तो बिल्कुल खा रहे थे, लेकिन ये जो आपके मैक्रोफेजिस होते हैं, ये क्या, इनका क्या काम होता है कि जो डेब्रस है, नेक्रोटिक टिश्यू है, उसको रिमूव कर देना एंड देन उधर नया टिश्यू बना देना। अब अगर तो हो ऑर्गन रीजनरेशन वाला तो उस उधर नॉर्मल सेल्स बन जाते होते हैं, अगर तो हो रीजनरेशन वाला ऑर्गन तो उधर नॉर्मल सेल्स बन जाते होते हैं जिस तरह। लेकिन अगर क्या हो कि फॉर एग्जांपल वो वाला ऑर्गन हो जहां के सेल्स रीजनरेट नहीं कर सकते, मीन के दोबारा वही नहीं बन सकते, तो ये उधर क्या करवा देता है? फाइबर्स को डिपॉजिट करवा देता है, कोलेजन को डिपॉजिट करवा देता है
तो यही ये क्या करेगा कि फॉर एग्जांपल ये वाला एरिया था, तो उधर क्या क्या किस किस चीज को डिपॉजिट करवाएगा, आपके फाइब्रोब्लास्ट को डिपॉजिट करवा देगा, आपके कोलेजन को डिपॉजिट करवा देगा, आपकी नई उधर ब्लड वेसल्स बना देगा। ठीक हो गया जी। तो ये जो सारी चीजें हैं इनको हम इकट्ठा कह देते होते हैं ग्रेन्युलेशन टिश्यू। इन सबको इकट्ठा हम क्या कह देते होते हैं, ग्रेन्युलेशन टिश्यू कह देते होते हैं। तो ये जो एरिया था उधर क्या बन जाएगा, ग्रेन्युलेशन टिश्यू बन जाएगा। ग्रेन्युलेशन टिश्यू में क्या क्या है, फाइब्रोब्लास्ट है, आपकी कोलेजन है, आपकी न्यू ब्लड वेसल्स है, छोटी छोटी ब्लड वेसल्स होंगी। तो ये वाला एरिया आपके पास कैसे अपीयर करेगा, ये हाइपरीमिक होगा। हाइपरीमिक का मतलब है रेड अपीयर करेगा। ये पेशेंट ये वाला एरिया आपके पास कैसा अपीयर करेगा, रेड। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि ये वाला एरिया जो था ना, ये वाला एरिया नेक्रोज था। अब इधर उसने क्या किया है, दूसरा ग्रेन्युलेशन टिश्यू बनवा दिया है, इधर न्यू ब्लड वेसल्स बनेगी। मैं कहता हूं ये वाला एरिया ठीक था और ये जो इधर वाला एरिया वो भी ठीक था, तो जो ब्लड वेसल्स बनेगी वो इधर से ही बनेगी ना, मींस के जहां पे ब्लड सप्लाई थी तो वो इधर क्या है कि नई ब्लड वेसल्स बनना स्टार्ट हो जाएंगी। ये सारा काम कौन करवा रहा है, आपके मैक्रोफेजिस करवा रहे हैं। तो ये जब ब्लड वेसल्स आएंगी तो जाहिर सी बात है आपको क्या अपीयर करेंगी, ब्लड वेसल्स में ब्लड आएगा ना, तो ब्लड क्या अपीयर करेगा, रेड अपीयर करेगा। तो ये इसी वजह से आपको हार्ट की जो सरफेस होगी इस पेशेंट में ड्यूरिंग 3 to 14 डे या 7 to 14 डेज, वो आपको क्या मिल जाएगी, हाइपरीमिक मिल जाएगी, बिकॉज ऑफ दीज ब्लड वेसल फॉर्मेशन, जो न्यू ब्लड वेसल्स फॉर्म हो रही हैं। ठीक है, तो ये आपको पेशेंट में क्या मिल जाएगा जनाब, हाइपरीमिक बॉर्डर मिल जाएगा। देन आगे चलते हैं। आगे आ गया कि जनाब ये भी हमने पढ़ लिया। आगे आ गया कि 2 वीक्स टू सेवरल मंथ क्या सीन हो सकता है। तो ये जो आपका ग्रेन्युलेशन टिश्यू बना था ना, मैंने आपको बताया फाइबर्स एंड कोलेजन वगैरह वो सारी चीजें डिपॉजिट हुई हैं, तो ये मैच्योर हो जाएगा। मींस के आप इधर क्या है कि प्रॉपर फाइबर्स बन गई हैं, प्रॉपर उसने जो हमारे मैक्रोफेजेस है ना उस एरिया को बिल्कुल अच्छे तरीके से बंद कर दिया, उधर टिश्यू बनवा दिया है। तो जब प्रॉपर टिश्यू बन जाए, प्रॉपर फाइबर्स डिपॉजिट हो जाए, तो उसको हम कहते होते हैं स्कार। उसको हम क्या कह देते होते हैं, स्कार। ठीक हो गया। तो इस पेशेंट में अब, और स्कार कैसा अपीयर करता है, व्हाइट अपीयर करता है। वो स्कार कैसा होगा, व्हाइट, ग्रे व्हाइट। तो ये आपके पास इस पेशेंट का हार्ट आपको कैसे नजर आएगा, अगर आप उसका हार्ट निकाल के देखोगे तो वो ग्रे व्हाइट आपको स्कार उसमें दिख जाएगा जो एरिया डैमेज हुआ था। तो इस पेशेंट में आपको देख सकते हो कि आपको ये ग्रे व्हाइट मींस के ये वाला एरिया डैमेज हुआ था, जिसपे सबसे पहले क्या बना हुआ होगा, इस तरह ग्रेन्युलेशन टिश्यू बना था। देन ग्रेन्युलेशन टिश्यू से आगे क्या कन्वर्ट हो गया, ये स्कार बन गया, प्रॉपर फाइबर्स डिपॉजिट हो गया। और ये सारा काम किसने करवाया, हमारे मैक्रोफेजेस ने करवाया। अच्छा, अब स्कार बन गया, ये तो अच्छी बात होनी चाहिए ना, लेकिन ये अच्छी बात तो है, लेकिन ये एज सच अच्छी बात नहीं भी है। एज सच अच्छी बात क्यों नहीं है, फॉर एग्जाम्पल ये आपका हार्ट था, ये आपका लेफ्ट वेंटिकल था, ठीक है, ये वाला एरिया बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये जो एरिया है ना, ये मैं कहता हूं नेक्रोज हो गया था, इधर स्कार बन गया है। तो अब ये वाला एरिया तो प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्ट करेगा, क्योंकि इसमें जो मायोकार्डियल सेल्स हैं वो प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन ये वाला एरिया तो सिर्फ फाइबर्स हैं इधर, वो प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, नहीं करेंगे। दूसरी बात ये कि ये जो है ना हमारा एरिया स्कार वाला, ये वीक होता है। किससे वीक होता है, जो नॉर्मल हमारी मायोकार्डियम होती है, आपको पता है इधर एंडोकार्डियम होती है, इधर मायोकार्डियम होती है, देन सबसे बाहर आपकी एपिकार्डियम होती है। तो ये तीनों लेयर्स थी। तो अब आप लोग देख सकते हो कि ये वाला एरिया वीक सा लग रहा है, लेकिन ये जो एरिया था ये मजबूत था। इट मींस के इस एरिया के रप्चरिंग के चांसेस ज्यादा होते हैं, क्योंकि ये एरिया वीक होता है, ये उतना मजबूत नहीं होता जितनी आपकी मायोकार्डियम होती है। तो इसको हम कहते हैं पोस्ट कार्डियक इंजरी सिंड्रोम हो सकती है उस पेशेंट को। ठीक है, देन अगर देखो ये एरिया बड़ा हो, तो मैंने आप लोगों को बताया, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि ये सारा एरिया है, तो आप देख सकते हो कि ये अगर एरिया काफी ज्यादा बड़ा हो स्कार वाला, तो पेशेंट को क्या हो सकती है, हार्ट फेलियर हो सकती है, क्योंकि वो हार्ट उसका प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं कर रहा होगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द एरिया में तो क्या है, स्कार बना हुआ है। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि उस पेशेंट को क्या हो जाएगी, हार्ट फेलियर हो जाएगी, उसका हार्ट प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकेगा। देन जाहिर सी बात है उस पेशेंट में एरिथमियाज तो हो ही सकते हैं, क्योंकि उसमें नॉर्मल कार्डियक टिश्यू उतना नहीं है। ठीक है, पहले जो नॉर्मल हार्ट था उसमें तो सारा कार्डियक टिश्यू था, अच्छे से सेल्स थे, अच्छे से वो उनके कनेक्शंस बने हुए थे। लेकिन ये जो होता है एमआई वाला बंदा, इसमें हमेशा एरिथमियाज का रिस्क ज्यादा रहता है। लेकिन सबसे ज्यादा रिस्क कब होता है, पहले 24 घंटों में सबसे ज्यादा एरिथमियाज का रिस्क होता है। देन और क्या हो सकता है, ट्रू वेंटिकुलर एन्यूरिज्म हो सकती है। जाहिर सी बात है ये जो स्कार्ड टिश्यू है, ये वाला जो एरिया है, ये बाहर की तरफ डायलेट कर सकता है ना, क्योंकि ये वीक है, तो ये बाहर की तरफ डायलेट कर जाएगा जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा। फॉर एग्जाम्पल आप इसको कैसे समझो, इसको मैं ऐसे ही यार, सीधी सी बात है ना, फॉर एग्जाम्पल ये आपका हार्ट है, ठीक है जी, और मैं कहता हूं कि ये वाला एरिया इधर स्कार बना हुआ है, तो ये सख्त सा होगा, ये वाला एरिया बिल्कुल ठीक है,
ठीक है, तो ये तो प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करेगा, लेकिन ये तो उस तरह प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स नहीं ना करेगा, तो ये इस तरह करके बाहर की तरफ बालून लाइक इसकी डायलेशन हो सकती है, जिसको हम कहते होते हैं वेंटिकुलर एन्यूरिज्म हो सकती है। अच्छा, अब ये तो हमें पता चल गया कि इस पे इधर क्या हो सकती है, वेंटिकुलर एन्यूरिज्म मींस कि इस तरह करके वेंटिकल की वॉल जो स्कार्ड टिश्यू वाला एरिया उधर डायलेट हो सकती है, ये हमें पता चल गया। लेकिन जो आपने इसमें याद रखनी है कि अब इधर ब्लड रुकना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि ब्लड प्रॉपरली इधर ये वाला एरिया प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्टलाइज नहीं कर रहा, तो ये ब्लड इधर रुकेगा या नहीं रुकेगा। तो जब आपको पता है जब भी ब्लड रुकना कहीं इसी जगह पे रुकता है, उसका फ्लो प्रॉपर नहीं होता, तो उधर थ्रोम्बोसिस के मींस के ब्लड के क्लोटिंग के रिस्क बढ़ जाता होता है। तो ये क्या है कि इधर थ्रोम्बस साफ बन सकता है, जिसको हम कहते हैं म्यूरल थ्रोम्बस, मींस के वो थ्रोम्बस जो आपकी ये जो स्कार टिश्यू वाली वॉल है उसके साथ इस तरह करके बन जाएगा, तो इसको हम क्या नेम दे देंगे, म्यूरल थ्रोम्बस। ये क्यों बन रहा है, क्योंकि ब्लड इधर रुक रहा है, ये वाला एरिया प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा, तो इधर क्या बन सकता है, म्यूरल थ्रोम्बस बन सकता है। देन म्यूरल थ्रोम्बस से जारी सी बात है इधर से आपका जनाब एओर्टा निकल रहा होता है, तो ये एओर्टा में जा सकता है, और एओर्टा से जाके आगे अगर आपके ब्रेन की किसी आर्टरी में फंस गया तो स्ट्रोक करवा देगा, अगर किडनी की आर्टरी में फंस गया तो किडनी का इन्फार्क्ट करवा देगा। ठीक है, तो ये जहां पे जाके फंसा उस तरह का, तो इट मींस के उस पेशेंट में म्यूरल थ्रोम्बोसिस थ्रोम्बस बनने के भी चांसेस क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। बाकी ये आपको स्कार मिल जाएगा, और ये सारी चीजें, और ये सारी प्रॉब्लम कब हो रही थी, 2 वीक्स टू सेवरल मंथ्स में ये सारी प्रॉब्लम हो रही थी। तो ये था हमारा जनाब कौन सी कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं। देन एक और पेज पे उसने वही सेम बात लिखी हुई है, उसी को देख लेते हैं। यही सारी बात है जो हमने की है ना, वही सारी बातें हैं। ये देखिए, मायोकार्डियल इंफाक्शन कॉम्प्लिकेशंस, क्या आपको कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशंस मिलेंगी। मैंने आपको बताया पहले 24 घंटे में सबसे ज्यादा चांसेस 4 to 24 आवर्स सबसे ज्यादा चांसेस किसके होते हैं, जिसकी वजह से बंदा मरता होता है, कार्डियक एरिथमियाज के ना, ऐसे ही है ना। तो उस पेशेंट में कार्डियक एरिथमियाज के चांसेस फर्स्ट फ्यू डेज में ज्यादा होते हैं, फर्स्ट फ्यू डेज से सेवरल मंथ्स में ज्यादा होते हैं, लेकिन मोस्टली अगर हम मोर स्पेसिफिकली करें कहें तो पहले 24 घंटे में एरिथमियाज के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। कौन से एरिथमियाज, उसमें वेंटिकुलर एरिथमियाज मोस्ट कॉमन होते हैं, ठीक है। देन आपके सुपरा वेंटिकुलर एरिथमियाज भी हो सकते हैं, और कंडक्शन ब्लॉक भी हो सकते हैं। इन सारी चीजों को मैं आप लोगों को फिलहाल जस्ट थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन जब हम पढ़ेंगे ना क्या कहते हैं एरिथमियाज वाला टॉपिक कल या परसों, तो उसमें मैं आप लोगों को अच्छे से, सुपरा वेंटिकुलर एरिथमियाज मींस के वो एरिथमियाज जो आपके वेंटिकल से ऊपर ओरिजिनेट हो रहे हैं, उन्हें हम कह देंगे सुपरा वेंटिकुलर एरिथमियाज। वेंटिकुलर एरिथमियाज मींस के वो एरिथमियाज जो आपके वेंटिकल्स में ओरिजिनेट करेंगे, उन्हें हम कह देंगे वेंटिकुलर एरिथमियाज। कंडक्शन ब्लॉक्स मींस के ये जो आपकी एवी नोड है, इधर ब्लॉक आ गया, इधर से प्रॉपरली करंट पास नहीं कर रहा, या आपकी इधर जो बंडल ऑफ फिज हैं या परकंजी फाइबर्स हैं, या ये जो बंडल ब्रांचेस हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, कंडक्टिंग एरियाज कहते हैं ना। तो अगर ये प्रॉपरली करंट को कंडक्ट नहीं कर रही, तो उन्हें हम क्या कह देते हैं, कंडक्शन ब्लॉक्स। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जाहिर सी बात है जो एरिया डैमेज होगा उसके अकॉर्डिंग आपको सिम्टम्स मिल जाएंगे। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं उस पेशेंट में जिसको क्या हुआ है, मायोकार्डियल इंफाक्शन हुआ है। अच्छा जी, ड्यू टू मायोकार्डियल डेथ एंड स्कारिंग वगैरह इंपॉर्टेंट काज ऑफ डेथ। अच्छा, ये वो कह रहा है कि ये अरिदमियाज क्यों हो रहे हैं, तो जो सेल्स मर रहे हैं इसी वजह से अरिदमियाज हो रहे हैं। सेल्स आप प्रॉपरली करंट को कंडक्ट नहीं कर सकेंगे, बाकी वो जो स्कार बन रहा है वो भी प्रॉपरली करंट को कंडक्ट नहीं कर सकेगा, और यही काज होते हैं डेथ का बिफोर रीचिंग हॉस्पिटल विद इन फर्स्ट 48 आवर्स ऑफ MI। वो मैंने आप लोगों को खैर बात पहले ही बता दी। देन आपको पता है जब क्या होता था, ये वाला एरिया फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ मर गया, डैमेज हो गया, इसकी नेक्रोसिस हो गया, तो पहले 24 आवर्स में कोएगुलेटिव नेक्रोसिस होती थी। देन उधर क्या कौन आना शुरू हो जाता था, आपके न्यूट्रोफिल्स आना शुरू हो जाते थे। जब न्यूट्रोफिल्स आते थे तो वो आगे फैल सकते हैं आपकी किस तक, पेरिकार्डियम तक, और उसकी इन्फ्लेमेशन करवा सकते हैं। तो इसको मैं कह सकता हूँ पेरी इन्फाक्शन पेरिकार्डाइटिस, मींस के वो एरिया उसके इर्द गिर्द क्या हो जाएगी, पेरिकार्डियम की इन्फ्लेमेशन हो जाएगी। तो पहले फर्स्ट टू थर्ड डे में पेरिकार्डाइटिस हो सकती है, तो पेशेंट को क्या होगा, प्लूरिटिक चेस्ट पेन हो सकती है, साथ में पेरिकार्डियल फ्रिक्शन रब हो सकता है, और साथ में ये सारी ईसीजी चेंजेस मिल सकती हैं। इसको मैं अभी क्यों नहीं एक्सप्लेन कर रहा, क्योंकि हमने इसको पेरिकार्डाइटिस वाले टॉपिक में इसको अच्छे से पढ़ना है, और ये यूजुअली सेल्फ लिमिटेड होती है। इट मींस के ये जो पेशेंट को सिर्फ पेन वगैरह हो रही होगी, ये नहीं कि इस पेन की वजह से या इस इन्फ्लेमेशन की वजह से वो मर जाएगा, मरेगा इन चक्रों की वजह से, इसकी वजह से सिर्फ उसे पेन होगी, तो आपने उसके पेन किलर देने और पेशेंट ठीक हो जाएगा, उसकी इन्फ्लेमेशन को जस्ट ठीक करना है, इसकी वजह से वो मरेगा नहीं। इस वजह से वो कह रहा है कि ये क्या होता है, यूजुअली सेल्फ लिमिटेड खुद ही ठीक हो जाती है। देन दूसरा क्या काम हो रहा था, कव्वे आ रहे थे ना, ऐसे ही है कि नहीं है। तो देन न्यूट्रोफिल्स के बाद कौन आता है,
मैक्रोफेजिस आते हैं, तो मैक्रोफेजिस इस एरिया को आके क्या करना शुरू कर देंगे, खाना शुरू कर देंगे। जिस एरिया को खाएंगे उसके अकॉर्डिंग आपको क्या मिल जाएंगे, सिम्टम्स मिल जाएंगे। तो वही ये कब काम हो रहा होता है, 2nd to 7th डे में आपका ये काम हो रहा होता है। मीन्स के 3rd to 7th डे लेती होते हैं मोस्टली। अगर बुक पे लिखा हुआ है 2nd to 7th डे, तो ये आपने याद रख लेना, इसको रट्टे ही लगाना है। तो 2nd to 7th डे में क्या होगा, वही सारे रप्चरिंग वाले काम हो गए। इसमें सिर्फ आप सिंपल याद रख लो कि रप्चर होंगी चीजें। अब जो जो रप्चर होगा उसके अकॉर्डिंग आप देख लो। आपका पेपलरी मसल रप्चर हो रहा था मोस्टली, कौन सा, पोस्टीरोमेडियल। तो यही उसने लिखा हुआ है कि पोस्टीरोमेडियल पेपलरी मसल के रप्चर होने के चांसेस ज्यादा होते हैं देन एंटीरो लैटरल पेपलरी मसल। ठीक है, कैन रिजल्ट इन, इसकी वजह से क्या हो रहा था जब दूसरा पेपलरी मसल, तो माइट्रल रिगर्गिटेशन हो रही थी। माइट्रल रिगर्गिटेशन की वजह से भी क्या हो सकता है, कार्डियोजेनिक शॉक हो सकता है या स्वेयर पल्मोनरी एडिमा हो सकता है। तो ये क्यों हो सकता है, अब चलो थोड़ा सा इस चीज को एक्सप्लेन कर देते हैं। फॉर एग्जांपल ये आपका माइट्रल वॉल्व है, ये प्रॉपरली बंद नहीं हो रहा, तो आपका जब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड वापस कहाँ पे जाएगा, आपके लेफ्ट एट्रियम में जाएगा। और लेफ्ट एट्रियम का पीछे किसके साथ कनेक्शन होता है, लंग्स के साथ कनेक्शन होता है। ऐसे ही है कि नहीं है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो कि इधर से ब्लड जो है वापस आ रहा है, तो ये इधर हमारे लंग्स में भी ब्लड बढ़ जाएगा। तो आपको पता है जब लंग्स में ब्लड बढ़ता है, पल्मोनरी कैपिलरीज में बढ़ता है, तो ये इधर बाहर निकलना शुरू हो जाता है, जिसको हम क्या कह देते हैं, पल्मोनरी एडिमा। देन दूसरी प्रॉब्लम क्या हो सकती है, कार्डियोजेनिक शॉक। तो ये आप देखो कि जब नॉर्मली तो लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता होता था तो सारा ब्लड कहाँ पे जाता होता था, आपके एओर्टा में। लेकिन अब जो लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो ब्लड कुछ ऊपर जा रहा है आपके लेफ्ट एट्रियम में एंड देन कुछ लेफ्ट वेंट्रिकल में आ रहा है। तो देखो जब ये लेफ्ट वेंट्रिकल रिलैक्स करेगा, आपको पता है जब लेफ्ट वेंट्रिकल रिलैक्स करता है तो ये एओर्टिक वॉल्व तो बंद हो जाता है। लेकिन अब इधर से ब्लड आपके लेफ्ट एट्रियम से मजीद ज्यादा इधर आना शुरू हो जाएगा ना, क्योंकि एक तो इधर पल्मोनरी वेन से आ रहा है ब्लड, ठीक है, एंड देन दूसरा जो आपके लेफ्ट एट्रियम वाला ब्लड है वो भी वापस इधर ही आ रहा है जो इधर से गया हुआ था। ऐसे ही है कि नहीं है। तो अब आपके लेफ्ट वेंट्रिकल पे लोड मजीद बढ़ गया, तो जब लोड मजीद बढ़ेगा तो इसकी क्या हो सकती है, आपको पता है जब मोटर पे ज्यादा लोड पड़ता है तो उसका फेलियर हो जाती होती है। तो पेशेंट को क्या हो सकता है, कार्डियोजेनिक शॉक हो सकता है। मीन्स के उसका बीपी बहुत कम हो सकता है। कार्डियोजेनिक शॉक का दूसरा एक और पंगा, प्रॉब्लम कौन सी वजह से कार्डियोजेनिक शॉक हो रहा है। अब देखो नॉर्मल बंदे में मैंने आप लोगों को बताया कि जो भी ब्लड आ रहा था लेफ्ट वेंट्रिकल में, वो जब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता था तो एओर्टा में आ रहा है, ठीक है। लेकिन अब जब ये लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट रहेगा तो कुछ ब्लड तो ऊपर चला जाएगा आपके लेफ्ट एट्रियम में। इट मींस कि आपकी जो एओर्टा है उधर कम ब्लड जा रहा है, तो एओर्टा में कम ब्लड जाए तो एओर्टा में प्रेशर भी क्या होगा, कम होगा ना, जाहिर सी बात है। तो इस पेशेंट का आपको बीपी क्या मिल जाएगा, काफी कम मिल जाएगा। तो बीपी, सडन ड्रॉप इन बीपी को हम क्या कह देते हैं, शॉक क्या दे देते होते हैं। और ये शॉक किसकी वजह से हो रहा है, कार्डियक प्रॉब्लम की वजह से हो रहा है। तो इसको हमने क्या नहीं दे दिया, कार्डियोजेनिक शॉक। तो इस पेशेंट में क्या हो सकता है, कार्डियोजेनिक शॉक हो सकता है। सारा प्रोसीजर हमने देख लिया कि कार्डियोजेनिक शॉक क्यों हो सकता है। अच्छा, ये पेपलरी मसल रप्चर, ये उसने वही बात एक्सप्लेन की हुई है कि पोस्टीरियर मेडियल को सिर्फ एक सप्लाई होती है, कहाँ से, पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी से। जबकि जो एंटीरो लैटरल होता है उसको दो ब्लड सप्लाई होती है, कहाँ से, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग से भी और लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स से भी। ये हमने एनाटॉमी बड़े अच्छे तरीके से पढ़ा था। अब देखो अगर क्या करे कि वो आपका वेंटिकल की वॉल को रप्चर कर दे, तो उसको हमने क्या कहा था, इंटरवेंटिकुलर सेप्टल रप्चर। तो सेप्टल रप्चर कब होगा, 3 to 5 डेज। अब यही ये जो सारे काम होने हैं रप्चरिंग वाले, वो आपके ये 2 to 7 डेज में होने हैं, सिंपली याद रख लो। तो 3 to 5 डेज में आपके ये वेंटिकल रप्चर हो सकता है। तो सिम्टम्स वही रेंज किसकी करेंगे, रेंज फ्रॉम माइल्ड टू सिवियर विद कार्डियोजेनिक शॉक भी हो सकता है और पल्मोनरी एडिमा, वही सारा चक्कर ना। अब ब्लड कहाँ पे जा रहा है आपका, मोस्ट ऑफ द ब्लड फ्रॉम लेफ्ट वेंटिकल इनटू कहाँ पे जा रहा है, राइट वेंटिकल में। तो आपकी एओर्टा में जाहिर सी बात है अब कम ब्लड जाएगा, तो पेशेंट को क्या हो सकता है, कार्डियोजेनिक शॉक हो सकता है, ठीक है। एओर्टा में कम ब्लड आ रहा है, देन आगे के पल्मोनरी एडिमा। तो अब देखो आपका ये जो राइट वेंटिकल वाला ब्लड है ये कहाँ पे जाता होता है, पल्मोनरी आर्टरी में। पल्मोनरी आर्टरी से किस में जा रहा है, आपके लंग्स में। तो ये देखो जो भी चक्कर कर करवा के दोबारा लंग्स में ही ब्लड बढ़ रहा है ना, तो जाहिर सी बात है पेशेंट को क्या हो सकता है, पल्मोनरी एडिमा हो सकता है। आप देख सकते हो लेफ्ट वेंटिकल से ब्लड राइट वेंटिकल में आया, इधर सेप्टम जो रप्चर हुआ और देन लंग्स में, जिसकी वजह से क्या हुआ, ब्लड फ्लो इधर मजीद बढ़ गया। जबकि पहले जो हमने देखा पेपलरी मसल रप्चर में, जिसमें वो माइट्रल रिगर्गिटेशन हो रही थी, ब्लड ऊपर गया एंड देन ऊपर से पल्मोनरी वेन के थ्रू कहाँ पे चला गया, आपके लंग्स में चला गया। तो कनेक्शन जो भी हो, आपका पल्मोनरी एडिमा हो रहा है। ये क्यों हुआ था, माइक्रोफेजिस ने आके डिग्रेडेशन की थी, जिसकी वजह से वेंटिकुलर सेप्टल डिफेक्ट आ गया था। इंक्रीज होगी ऑक्सीजन की सैचुरेशन एंड प्रेशर इन राइट वेंटिकल। तो जाहिर सी बात है, ये तो हमने बात उसमें बड़े अच्छे तरीके से की थी कि इधर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है आपके लेफ्ट वेंटिकल में। तो अब जो है
हमारे राइट वेंटिकल में भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड आना शुरू हो जाएगा, आपकी पल्मोनरी आर्टरी में भी ऑक्सीजनेटेड। तो वही वो कह रहे हैं ना कि इंक्रीज होगी ऑक्सीजन की सैचुरेशन और प्रेशर कहाँ पे, आपके राइट वेंटिकल में। ये चीज हमने समझ ली, पहले भी अच्छे से समझी हुई थी। आगे चलते हैं। आगे आ गया कि और क्या हो सकता है, वेंटिकुलर सूडो एन्यूरिज्म हो सकता है। तो सूडो एन्यूरिज्म हमने देखा था कि वो जो आपकी बाहर एक सैक सा बन जाता होता था ना, ये हमने देखा है। ये आपका एक जनाब सैक सा बन गया है जिसमें आके ब्लड अकामुलेट हो गया पेरिकार्डियम में। तो वही ये कब हो सकती है, 3 to 14 डेज के दौरान हो सकती है। ये सारे काम वही दूसरा तीसरे से चौथे दिन, तीसरे से सातवें दिन, इस दरमियान में ये हो रहे हैं जब आपके मैक्रोफेजिस आ रहे होते हैं। तो ये आप देख सकते हैं पेशेंट में भी एसिम्टोमेटिक हो सकता है, लेकिन सिम्टम्स भी आ सकते हैं। सिम्टम कौन से, चेस्ट पेन वगैरह आ सकता है, आपको मरमर सुनाई दे सकता है, वही अरिथमियाज हो सकते हैं, सिंकपी। व्हाट इज सिंकपी, अचानक से बंदे का बेहोश हो जाना, उसको हम क्या दे देते हैं, सिंकपी। तो आपका हार्ट प्रॉपरली काम नहीं कर रहा, तो हार्ट प्रॉपरली काम नहीं कर रहा तो आपका एओर्टा में प्रॉपरली ब्लड जाएगा, नहीं जाएगा। आपके ब्रेन को प्रॉपरली ब्लड, एओर्टा से ही तो सारी ब्रांचेस निकलनी थी, तो नहीं मिलेगा। तो जब भी आपके ब्रेन को प्रॉपर ब्लड नहीं मिलेगा तो पेशेंट बेहोश हो जाएगा ना। आपको होश में कौन रखे हुए है, आपका ब्रेन रखे हुए है, तो उसको ही नहीं कम ब्लड मिल रहा, तो जाहिर सी बात है बंदा क्या हो जाएगा, बेहोश हो जाएगा। ये आगे हमने पढ़ना है इसको डिटेल से। देन आ गया हार्ट फेलियर हो सकती है बंदे को, जाहिर सी बात है हार्ट फेलियर तो मायोकार्डियल इंफाक्शन में होगी आपके ये जो सेल्स हैं वो प्रॉपरली काम नहीं कर रहे, हार्ट फेलियर हो सकती है। देन ये एम्बोलस बन सकता है फ्रॉम म्यूरल थ्रोम्बस, तो वो मैंने आप लोगों को थ्रोम्बस वाली बात बता दी, जब भी ब्लड की स्टेसिस होगी तो एम्बोलस बनने के चांसेस बढ़ जाएंगे। देन अगर रप्चर हो गया तो पेशेंट को क्या हो सकता है, कार्डियक टेम्पोनेट। ऐसे ही है कि नहीं है, ये पेरिकार्डियम थी, इधर अगर रप्चर हो गया तो इधर सारा ब्लड आ जाएगा, तो पेशेंट को क्या हो सकता है, कार्डियक टेम्पोनेट हो सकता है। अच्छा जी, ये क्या है, फ्री वॉल रप्चर कंटेन्ड बाय एडहेरेंट पेरिकार्डियम आर स्कार टिश्यू। तो जो मैंने आप लोगों को बताई है कि व्हाट इज सूडो एन्यूरिज्म, ये क्या है जनाब, फ्री वॉल रप्चर है। मींस के ये आपका ये एक मिनट, ये आपका जनाब हार्ट था, ठीक है, इसकी ये सबसे बाहर क्या होती है, पेरिकार्डियम होती है। तो इट मींस के ये जो सारी तीनों लेयर थी, एंडोकार्डियम भी फट गई, मायोकार्डियम भी फट गई, और कौन सी जो पेरिकार्डियम है वो भी फट गई, ठीक है। तो इधर से ब्लड अब आपका कहाँ पे चला गया है, पेरिकार्डियम में चला गया ना, पेरिकार्डियल स्पेस, ये सारी पेरिकार्डियल स्पेस है, इसको हम कहते हैं कार्डियक टेम्पोनेट। तो इसने इसकी इस तरह करके ना बलून लाइक डायलेशन करवा दी, तो इसको हम कह दे देते हैं वेंटिकुलर सूडो एनिज्म। तो वही वो बात कर रहा है, फ्री वॉल रप्चर, ये वॉल रप्चर की कंटेन्ड बाय एडहेरेंट पेरिकार्डियम, इसके अंदर क्या हुआ है, वो कंटेन्ड है पेरिकार्डियम और स्कार टिश्यू के अंदर वो कंटेन्ड है। इसमें ना आपको एंडोकार्डियम मिलेगी और ना मायोकार्डियम मिलेगी, ये मैंने आप लोगों को चीज बता दी कि इसमें एंडोकार्डियम और मायोकार्डियम नहीं होती, क्योंकि ये क्या है, सूडो एन्यूरिज्म है। तो ये आप देख भी सकते हो कि इस पेशेंट में ये एंडोकार्डियम मायोकार्डियम उधर ही है, जबकि सिर्फ पेरिकार्डियम की बलून लाइक डायलेशन हुई है। मोस्ट लाइकली टू रप्चर, वही कि इसके रप्चर होने के चांसेस ज्यादा हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक लेयर है, तो जाहिर सी बात है एक लेयर हो तो उसके रप्चर होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो यही बात आ गई। देन आ गया वेंटिकुलर फ्री वॉल रप्चर, वही सारी अगर ये सारी वॉल रप्चर्स होगी तो ये कब हो रहा होता है, 5 to 14 डेज में। और इसमें पेशेंट को क्या प्रॉब्लम आ रही थी, कार्डियक टेम्पोनेट, वो सारा ब्लड जो है वो बाहर जाके इकट्ठा हो रहा था आपकी पेरिकार्डियम में हो रहा था, और इसकी वजह से पेशेंट को सडन डेथ हो सकती है। अच्छा जी, लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रोफी एंड प्रीवियस एमआई प्रोटेक्ट अगेंस्ट फ्री वॉल रप्चर। वो कहता है कि अगर क्या हो कि पहले बंदे को एमआई हुआ हो, ठीक है, या लेफ्ट वेंट्रिकल की हाइपरट्रोफी हो, तो ये दोनों किससे बचाते हैं, फ्री वॉल रप्चर से। मींस के अगर फॉर एग्जांपल ये आपका हार्ट था, ठीक है, ये आपकी एंडोकार्डियम होती है, देन ये आपकी जनाब मायोकार्डियम होता है, एंड देन सबसे बाहर क्या होती है, आपकी पेरिकार्डियम होती है। अब देखो अगर ये सारी चीजें मोटी होंगी तो जाहिर सी बात है इनके रप्चर होने के चांसेस कम होंगे ना, ऐसे ही है कि नहीं। तो वही अगर लेफ्ट वेंट्रिकल की हाइपरट्रोफी होगी तो रप्चर होने के चांसेस कम होंगे। दूसरी बात ये है कि अगर पहले कभी एमआई हुआ है उस पेशेंट को, तो इधर स्कार टिश्यू बना हुआ होगा, इधर क्या होगा, स्कार टिश्यू बना हुआ होगा, तो इस वजह से भी उस पेशेंट में जो है दूसरा फ्री वॉल रप्चर होने के चांसेस क्या होते हैं, कम होंगे। तो वही उसने इधर लिखा हुआ है। बाकी खैर ये आपने मस्ट याद रख लेना है कि फ्री वॉल रप्चर होगी तो पेशेंट को क्या होगा, कार्डियक टेम्पोनेट, क्योंकि ब्लड सारा इधर से निकल के बाहर आ जाएगा, पेरिकार्डियल स्पेस में इकट्ठा हो जाएगा, जिसे हम कहते हैं कार्डियक टेम्पोनेट। आगे आ गया, आगे आ गया ट्रू वेंटिकुलर एन्यूरिज्म। तो वही मैंने आप लोगों को बताया, जो स्कार्ड टिश्यू है वो क्या हो जाए, बाहर की तरफ डायलेट हो जाए। तो ये आप देख सकते हो कि जो स्कार टिश्यू बाहर की तरफ डायलेट हुआ है तो उसको हम कह देंगे ट्रू वेंटिकुलर एन्यूरिज्म। तो ये कब हो रही होती है, 2 weeks to several months। अच्छा, अब आपने जो इसमें चीज याद रखनी है,
सुडो जो हो रही थी वो 2 हफ्ते से पहले हो रही थी, आप देख सकते हो वो क्या है कि 2 हफ्ते से पहले हो रही थी। लेकिन जो आपकी ट्रू वेंटिकुलर एन्यूरिज्म है वो 2 हफ्तों के बाद होगी, जब आपका स्कार टिश्यू बन चुका होगा। हमने ऊपर देखा था ना कि 2 हफ्ते ले रहे था स्कार टिश्यू बनने के लिए, 2 हफ्तों के बाद बनता होता था स्कार टिश्यू, पहले तो ग्रेनुलेशन टिश्यू होता था। ठीक है, तो ये जब स्कार टिश्यू बन जाएगा देन आपकी ट्रू वेंटिकुलर एन्यूरिज्म होगी, तो ये आपको क्या मिलेगी, 2 वीक्स टू सेवरल मीन्स के 2 हफ्तों के बाद मिलेगी। उसी की तरह सिम्टम्स जो आएंगे वही सूडो एन्यूरिज्म वाले आएंगे। देन ये क्या आ गया कि आपका आउटवर्ड बल्ज है विद कॉन्ट्रैक्शन डिस्काइनेजिया मींस के प्रॉपरली, डिस्काइनेजिया क्या, काइनेजिया मींस के आपका कोई काम, डिस्काइनेजिया प्रॉपर मूवमेंट नहीं हो रही, प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रही। अच्छा जी, एसोसिएटेड विद फाइब्रोसिस, तो वही आपकी क्या है, ये जो आपका स्कार होता है ये एक फाइबर्स ही तो सारे डिपॉजिट हुए पड़े हैं। यार डिस्काइनेजिया का अगर मैं आप लोगों को दोबारा समझा दूं, फॉर एग्जांपल ये आपका हर्ट है, ये वाला एरिया क्या है कि इधर स्कार बना हुआ है, तो मैंने वही आप लोगों को बताया ना कि ये वाल तो प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्ट करेगी जो ठीक है, ठीक है, जबकि ये प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगी, तो इसी को ही तो वो कह रहा है डिस्काइनेजिया कि ये तो प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा, जबकि आपका जो नॉर्मल मायोकार्डियम है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, तो इसको वो क्या कहना चाह रहा है, डिस्काइनेजिया, जिसकी वजह से ये तो आउटवर्ड बल्ज हो जाएगा जबकि ये अंदर की तरफ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये आप देख सकते हो कि आउटवर्ड बल्ज विद कॉन्ट्रैक्शन डिस्काइनेजिया एसोसिएटेड विद फाइब्रोसिस। तो ये स्कार जो बना हुआ होता था, जो मैक्रोफेजेस ने क्या डिपॉजिट करवाए थे, फाइबर से ही तो डिपॉजिट करवाए थे, तो उसको वो कह रहा है फाइब्रोसिस। आगे चलते हैं, आगे आ गया पोस्ट कार्डियक इंजरी सिंड्रोम। हाँ, अब ये इंपॉर्टेंट है, जिन्होंने एमएल, इंपॉर्टेंट तो खैर सारी था, लेकिन जिन्होंने एमएल ही करना है उसके लिए ये एक चीज इंपॉर्टेंट है, ये एक चीज ये भी इंपॉर्टेंट है, वो ये कि ये जो था ना आपकी, फॉर एग्जांपल मैंने आप लोगों को बताया था कि इस तरह करके आपका ये वाला एरिया डैमेज हो गया है, ठीक है, इसकी जो इधर से जो टिश्यू है ना वो फॉर एग्जांपल ये ब्लड वेसल में चला गया, इधर से जो एंटी जनजा है ना पेरिकार्डियम की, वो कहाँ पे आपकी ब्लड वेसल में चली गई। तो जब आपका डब्ल्यूबीसीज है, आपका जो आर्मी है वो इन एंटीजेंस को देखेगी ना, तो इनके खिलाफ एंटीबॉडीज बना देगी, इनके खिलाफ क्या करेगी, एंटीबॉडीज बना देगी। तो ये जो एंटीबॉडीज हैं ये इसके अटैक कर देंगी। आपकी जो आर्मी है उसने क्या किया कि इधर से जो मायोकार्डियल इन्फेक्शन वाला एरिया था, इधर से जो एंटीजेंस आई उनके खिलाफ क्या किया, एंटीबॉडीज बना दी। ठीक है, एंटीबॉडीज ने क्या किया कि इनको अटैक करना शुरू कर दिया। जब देखो इन्होंने इसको अटैक करना शुरू किया तो ये कहां से आई थी, आपकी पेरिकार्डियम से आई थी ना, ऐसे ही है कि नहीं है। तो ये वाली एंटीबॉडीज जब इधर ब्लड लेके जाएंगी, ऐसे ही है ना, जब ब्लड इधर जाएगा, फॉर एग्जांपल ये इधर ब्लड आ रहा है, तो ये वाली एंटीबॉडीज इधर भी तो पहुंच जाएंगी, ऐसे ही है कि नहीं है। तो ये इस वाले एरिया को भी तो अटैक करना शुरू कर देंगी ना। तो ये इसकी वजह से क्या हो जाएगा, पेरिकार्डाइटिस हो सकता है उस बंदे को। और जो इस प्रोसेस के थ्रू पेरिकार्डाइटिस हो रहा है उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे जनाब ड्रेसलर सिंड्रोम। उस पेशेंट इसको हम क्या कहेंगे, ड्रेसलर सिंड्रोम। ठीक है, क्या हुआ कि कार्डियक एंटीजन रिलीज हुई, इधर से क्या हुआ, कार्डियक वो जो इंजरी वाला एरिया था उधर से कार्डियक एंटीजन रिलीज हुई, वो रिलीज होकर कहाँ पे आपके ब्लड में आएंगी, उसके खिलाफ आपके जो हमारा इम्यून सिस्टम है उसने एंटीबॉडीज बना दी, जिसकी वजह से एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों आपस में मिल गए और इन्होंने ये क्या बना दिया, इम्यून कम्प्लेक्स बना दिया। और ये जब इम्यून कम्प्लेक्सेस इधर पेरिकार्डियम में जाएंगे तो उधर क्या करवा देंगे, इन्फ्लेमेशन मींस के इधर आपको पता है जब एंटीजन एंटीबॉडी कम्प्लेक्सेस बनते होते थे, कंप्लीमेंट सिस्टम आगे एक्टिवेट होता है, वो सारा प्रोसेस होता है, लेकिन उससे हमारा ताल्लुक नहीं है। फिर ये है कि इधर वो क्या करवा देंगे, इन्फ्लेमेशन, इधर आपके डब्ल्यूबीसीज आना शुरू हो जाएंगे और पेशेंट को क्या हो जाएगा, पेरिकार्डाइटिस हो जाएगा, पेशेंट को क्या हो जाएगा, पेरिकार्डाइटिस। ठीक है, तो यही पेशेंट को क्या हो रहा है, फाइब्रिनस पेरिकार्डाइटिस हो रहा है ड्यू टू ऑटो इम्यून रिएक्शन। ऑटो इम्यून रिएक्शन हम उसी वक्त कहते होते हैं जब आपके डब्ल्यूबीसीज अपनी बॉडी को मारने शुरू हो जाए, मींस के अपने मुल्क की आर्मी अपनी मुल्क पे अटैक कर दे। तो व्हाट इज ऑटो इम्यून रिएक्शन, आपकी बॉडी की आरबीसी सॉरी डब्ल्यूबीसीज आपकी बॉडी को ही मारना शुरू कर दें। तो ये आप देख सकते हो कि आपकी बॉडी की आरबीसी आपकी बॉडी के सेल्स को ही मारना शुरू हो गया। तो ये क्या होता है, और ये कब होगा, वीक्स टू सेवरल मंथ्स। ये डिफरेंट बुक्स पे डिफरेंट है, मींस के एक जगह पे 2 to 12 वीक्स लिखा हुआ था, एक पे जनाब 6 to 7 वीक्स लिखा हुआ था कि ये उस वक्त होता है, लेकिन आप सिंपल से याद रख लो कि ये वीक्स टू सेवरल मंथ्स के दौरान ये वाला सारा प्रोसीजर होता है। वीक्स टू सेवरल मंथ्स के दौरान क्यों होगा, वो इस वजह से कि ये जो आपकी एंटीजेंस रिलीज हुई हैं, देन इधर एंटीबॉडीज बनी हैं, तो ये सारा चीज टाइम लेगी। ठीक है, तो ये इस वजह से आपका ये जो ड्रेसलर सिंड्रोम होगा ये वीक्स टू मंथ्स में होगा। देन अब देखो ये जो हमने पेरिकार्डाइटिस देखा था ये पहले ही दिन में पहले ही मतलब दूसरे तीसरे दिन में हो रहा था, ऐसे ही है ना। इसमें जब न्यूट्रोफिल्स हमारा जो पेरिकार्डियम को भी इन्वॉल्व कर देते हैं, तो इस तरह आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो कि ये विद इन डेज होगा
जबकि ये विद इन वीक्स होगा, ये वाला जो ड्रेसर सिंड्रोम वाला पेरिकार्डाइटिस है। तो जनाब ये था हमारा